नमस्कार और स्वागत है। आज हम शुरुआती बचपन के विकास की दुनिया में काफी गहराई से उतरने वाले हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी आईएपी की तरफ से माता पिता के लिए जारी की गई कुछ बेहतरीन गाइडलाइंस हैं। हाँ, और ये बहुत काम की हैं। हमारा मिशन यही है कि इन पन्नों से वो सबसे ज़रूरी जानकारी निकालें जो हमें ये समझने में मदद करे कि बच्चों के शुरुआती साल मतलब उनके दिमाग और उनकी भावनाओं की नींव कैसे रखते हैं। सही कहा। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हर नए माता पिता के मन में आता है। मुझे हमेशा ये लगता है कि क्या कुछ चीज़ें बहुत जल्दी शुरू करने का भी कोई मतलब है? जैसे एक छोटे बच्चे को, नवजात को किताब पढ़कर सुनाना, वो तो कुछ समझ भी नहीं रहा होता। तो दिमाग के स्तर पर क्या उस उम्र में सच में कुछ हो रहा होता है? ये सवाल बहुत ही आम है और इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, इन गाइडलाइंस में एक खास बात ये बताई गई है कि आप 4 से 6 महीने की उम्र के बीच कभी भी ये शुरू कर सकते हैं। अच्छा, 4 से 6 महीने? हाँ, और सबसे अच्छी बात, अगर कोई लेट हो गया है तो चिंता की कोई बात नहीं। शुरू करने में कभी देर नहीं होती। और आपका सवाल बिल्कुल सही है कि क्या बच्चा शब्द समझ रहा है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो कुछ और समझ रहा है जो शब्दों से कहीं ज्यादा जरूरी है। और वो कुछ और क्या है? वो है जुड़ाव, सुरक्षा की भावना। जब कोई माता पिता बच्चे को अपनी गोद में लेकर एक लय में कुछ पढ़ते हैं तो बच्चे का दिमाग शब्दों को प्रोसेस नहीं कर रहा होता। अच्छा। वो उस स्पर्श को, आवाज के उतार चढ़ाव को और उस करीबी को महसूस कर रहा होता है। ये उसके नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल देता है कि तुम सुरक्षित हो, तुमसे प्यार किया जाता है। वाह, ये तो एक भावनात्मक लंगर डालने जैसा हो गया। बिल्कुल। इसी से बच्चे की कल्पना और वो जो नकल करने की क्षमता है उसकी नींव पड़ती है। ये दिमाग के विकास के लिए ऑक्सीजन की तरह है। तो ये एक तरह से दिमाग के लिए शब्दों का नहीं बल्कि भावनाओं का भोजन है। मतलब हम सोचते हैं कि हम उन्हें ए फॉर एप्पल सिखा रहे हैं। हाँ, पर असल में हम उन्हें सिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका एक लंबा फायदा भी है जो रिसर्च में साफ दिखता है। एक स्टडी का जिक्र है कि जिन बच्चों को 6 महीने की उम्र से किताबें पढ़कर सुनाई जाती हैं, 4 साल बाद जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उनकी शब्दावली और पढ़ने की समझ उन बच्चों से काफी बेहतर होती है जिन्हें ये अनुभव नहीं मिला। तो ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न सालों बाद मिलता है। एकदम। ये तो हुई पढ़ने की बात, जो जुड़ाव का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस सुरक्षित भावनात्मक जुड़ाव को बनाने के और क्या तरीके इन गाइडलाइंस में बताए गए हैं? क्योंकि ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर शायद इसका मतलब बहुत सरल चीजों से है। इसका मतलब बहुत ही सरल और रोजमर्रा की आदतों से है। जैसे दिन में कई बार बच्चे को देखकर मुस्कुराना, उसकी आंखों में देखना। अच्छा। जब बच्चा कोई आवाज निकाले और आप उसकी नकल करते हुए वैसे ही आवाज निकालें, ये एक बातचीत की शुरुआत है। जब माँ बच्चे को देखकर प्यार भरी आवाजें निकालती है तो इससे एक मजबूत भावनात्मक लगाव बनता है। मनोविज्ञान में इसे ही सिक्योर इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं। ओके। और यही लगाव बच्चों को भविष्य में आत्मविश्वासी बनने और मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देता है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल भी है। आज के दौर में कई माता पिता के लिए फोन वो उनके काम का हिस्सा है। सही बात है। या दिन भर की थकान के बाद वही एक छोटा सा ब्रेक होता है। गाइडलाइंस में डिजिटल डिवाइस को लेकर एक चेतावनी भी दी गई है। हाँ, दी गई है। तो क्या बिल्कुल फोन नहीं ही एकमात्र उपाय है या इसमें कोई संतुलन बनाने की बात की गई है? ये बहुत जरूरी सवाल है और गाइडलाइंस इसे नजरअंदाज नहीं करती, वो वास्तविकता को समझती हैं। चेतावनी इस बात को लेकर है जिसे टेक्नोफेरेंस कहा जाता है। टेक्नोफेरेंस? हाँ, यानी टेक्नोलॉजी का दखल। जब माता पिता बच्चे के साथ होते हुए भी अपने डिवाइस में खोए रहते हैं तो वे शारीरिक रूप से तो वहां होते हैं पर मानसिक और भावनात्मक रूप से नहीं। बच्चा जब आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और बदले में उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता है। बात बिल्कुल फोन नहीं की नहीं है, बात अभी नहीं की है। अच्छा, जब आप बच्चे के साथ हैं तो वो समय पूरी तरह से उसका होना चाहिए। 5 मिनट का ध्यान भटकना भी जुड़ाव बनाने के कई मौके छीन सकता है। तो ये जो मजबूत भावनात्मक जुड़ाव माता पिता बनाते हैं, ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। पर जब घर में कोई और बच्चा, जैसे कोई भाई या बहन आता है, हाँ, तो उस सेफ्टी नेट पर एक और दावेदार आ जाता है। तब ये डायनामिक कैसे बदलता है? ये उस सेफ्टी नेट का पहला टेस्ट होता है और ये बहुत ही जरूरी है। परिवार बच्चे की पहली सोशल लैब होती है। सोशल लैब, सही शब्द है।
यहीं पर वो पहली बार सीखते हैं कि दुनिया में उनकी ज़रूरतों के अलावा दूसरों की ज़रूरतें भी होती हैं। यहीं वे चीज़ें बांटना, अपनी बारी का इंतज़ार करना, ये सब सीखते हैं। लेकिन ये लाभ अक्सर धमाकों से भरी होती है। लड़ाई झगड़ा, रोना धोना। कई माता पिता को लगता है कि अगर उनके बच्चे आपस में लड़ते हैं तो उनकी परवरिश में कोई कमी है। और गाइडलाइंस इसी सोच को बदलने की बात करती हैं। हर लड़ाई, हर असहमति सामाजिक कौशल सिखाने का एक मौका है। अच्छा। जब एक बच्चा दूसरे से खिलौना छीनता है तो ये माता पिता के लिए ये सिखाने का मौका है कि हम अपनी बात कहकर मांगते हैं, छीनते नहीं हैं। ये बातचीत हमेशा सुखद नहीं होती, लेकिन ये विकास के लिए बेहद जरूरी है। और यहीं से शायद शेयरिंग का बड़ा मुद्दा आता है। मुझे लगता है शेयरिंग को लेकर माँ बाप पर बहुत सामाजिक दबाव होता है। बहुत ज्यादा। अगर पार्क में आपका बच्चा खिलौना नहीं बांटता तो लगता है जैसे आपकी परवरिश में कोई कमी रह गई। पर इन दिशा निर्देशों के हिसाब से ये मुश्किल बच्चे के व्यवहार की वजह से है या हमारी उम्मीदों की वजह से? ज्यादातर ये हमारी उम्मीदों की वजह से है। इसके पीछे का मनोविज्ञान बड़ा मजेदार है। गाइडलाइन साफ कहती हैं कि 2 से 3 साल तक का बच्चा स्वाभाविक रूप से आत्मकेंद्रित होता है। आत्मकेंद्रित मतलब सेल्फिश? नहीं, सेल्फिश नहीं। इसका मतलब है कि उसका दिमाग अभी इस तरह से विकसित नहीं हुआ है कि वो दुनिया को किसी और के नजरिए से देख सके। उसे लगता है कि दुनिया उसी के चारों ओर घूमती है। अच्छा। जो वो चाहता है वो उसे मिलना ही चाहिए। अपनी बारी का इंतजार करो या उसे दुख होगा जैसी बातों के लिए कोई मायने नहीं रखती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने 2 साल के बच्चे को जिद्दी या सेल्फिश कहते हैं तो हम असल में उनके दिमाग की एक प्राकृतिक अवस्था को गलत समझ रहे हैं। बिल्कुल। ये कोई व्यवहार की समस्या नहीं बल्कि विकास का एक पड़ाव है। ये सोच तो माता पिता का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। एकदम। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स AAP का भी जिक्र है कि शेयरिंग का कौशल वो आमतौर पर 3.5 से 4 साल की उम्र के आसपास ही ठीक से विकसित होता है। 3.5 से 4 साल? हाँ, जब उनमें सहानुभूति मतलब एम्पैथी की भावना आने लगती है। उससे पहले उनसे ये उम्मीद करना एक 6 महीने के बच्चे से चलने की उम्मीद करने जैसा है। तो अगर हम उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते तो इस कौशल को सिखाने में मदद कैसे करें? गाइडलाइंस में कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं जैसे रोल मॉडलिंग। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या इसका असर वाकई इतना गहरा होता है? बहुत ज्यादा। बच्चे के लिए घर एक थिएटर जैसा है और माता पिता मुख्य कलाकार। वे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर वे देखते हैं कि पापा ने अपनी कॉफी मम्मी को दी या मम्मी ने अपनी मिठाई भाई के साथ बांटी, तो उनके दिमाग में शेयरिंग का मतलब खुशी और प्यार से जुड़ जाता है, ना कि किसी मजबूरी से। अच्छा, और मौके बनाने की भी बात है। हाँ, जैसे हर बच्चे के लिए अलग अलग चिप्स के पैकेट खरीदने के बजाय एक बड़ा पैकेट खरीदें और उसे सबसे बांटने के लिए कहें। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं। और जब बच्चा ऐसा कुछ करे तो उसकी तारीफ करना भी जरूरी होगा। हाँ, लेकिन तारीफ करने का भी एक तरीका है। तुम बहुत अच्छे लड़के हो कहने के बजाय उस काम की तारीफ करें। जैसे मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपना खिलौना दोस्त को खेलने के लिए दिया। इससे बच्चे का ध्यान उसके व्यवहार पर जाता है, न कि सिर्फ एक लेबल पर। और जो बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो भी साफ हैं। बच्चे को शेयर करने के लिए मजबूर ना करें या दूसरों के सामने उसे ताना ना मारें। इससे उसमें शर्म और गुस्से की भावना आती है। एक और बात जो अक्सर होती है, बच्चा कुछ पाने के लिए जिद करता है, जमीन पर लेट जाता है, उस गुस्से को कैसे संभालें? गाइडलाइंस कहती हैं उसके गुस्से को नजरअंदाज करें। अगर आपने एक बार तय कर लिया कि कोई चीज उसे नहीं देनी है, तो उसके रोने या चिल्लाने से अपना फैसला ना बदलें। ये बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, खासकर जब आप पब्लिक में हो। लेकिन अगर आप उसकी जिद पूरी कर देते हैं तो आप अनजाने में उसे सिखा रहे हैं कि रोना चिल्लाना अपनी बात मनवाने का एक असरदार तरीका है। सही बात है। ये आत्मनियंत्रण सिखाने की प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए अब एक खास उम्र पर आते हैं। गाइडलाइंस में 14 महीने की उम्र का जिक्र है। इस उम्र में कौन से सामाजिक कौशल की उम्मीद की जा सकती है? 14 महीने की उम्र एक बहुत ही रोमांचक पड़ाव है। इस उम्र में बच्चे का सामाजिक दायरा तेजी से बढ़ता है। अच्छा। वे मुस्कुराने पर वापस मुस्कुराते हैं। वे पीकाबू जैसे सामाजिक खेल का आनंद लेने लगते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव आता है इशारा करने में। इशारा करना? हाँ, पहले वो अपनी पसंद की चीज की ओर इशारा करके उसे मांगते थे, लेकिन 14 से 16 महीने के बीच वे किसी दिलचस्प चीज जैसे उड़ती हुई चिड़िया की ओर इशारा करके आपका ध्यान उस ओर खींचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ मांगना नहीं बल्कि एक अनुभव साझा करना है। बिल्कुल। देखो वो कितनी अच्छी है। बिल्कुल। ये जॉइंट अटेंशन की शुरुआत है जो सीखने और संवाद का आधार है। इसके अलावा वे बाय बाय करना सीखते हैं। उनके पास मामा या दादा जैसे 2-3 सार्थक शब्द हो सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात,
वे अपने आसपास के दूसरे बच्चों में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब उनके साथ खेलते हैं? नहीं, खेलते नहीं हैं। वे बस एक दूसरे के पास बैठकर अपना अपना खेल खेलते हैं। इसे समानांतर खेल या पैरेलल प्ले कहते हैं, और ये सामाजिक विकास का पहला कदम है। तो ये सारा सामाजिक मेल जोल बच्चे के पूरे विकास को लंबे समय में कैसे प्रभावित करता है? इसी मेल जोल से सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्मनियमन का विकास होता है। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है जो बच्चे सीखते हैं। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। जैसे पार्क में किसी और बच्चे को झूला झूलते देखकर गुस्से में रोने के बजाय अपनी बारी का इंतजार करने का फैसला करना, क्या ये सेल्फ रेगुलेशन है? बिल्कुल सही उदाहरण है। ये अपनी भावनाओं, व्यवहार और ध्यान को किसी जरूरत या काम के लिए बदलने की क्षमता है। और ये क्षमता रातों रात नहीं आती। ये उन हजारों छोटी छोटी बातचीत और अनुभवों से बनती है। ये 6 महीने की उम्र से ही विकसित होना शुरू हो जाता है। इसी से सोशल कॉग्निशन यानी सामाजिक समझ विकसित होती है। अच्छा। जो बच्चों को ये समझने में मदद करती है कि दूसरे लोगों के विचार और भावनाएं उनसे अलग हो सकती हैं। यही सहानुभूति की जड़ है। अब आज के दौर के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं। बाजार में स्पीच या फोनिक्स सिखाने वाले ऐप्स की भरमार है। हाँ, बहुत हैं। ये ऐप्स वादा करते हैं कि वे हमारे 2 साल के बच्चे को जीनियस बना देंगे। इन गाइडलाइंस के हिसाब से क्या इन ऐप्स का कोई फायदा है? इस पर गाइडलाइंस का नजरिया बहुत साफ और दो टूक है। बच्चे डिजिटल ऐप्स की तुलना में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ सीधी बातचीत से भाषा कहीं बेहतर सीखते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि जीवन के पहले 2 साल मातृभाषा सीखने का गोल्डन पीरियड होते हैं। इस समय दिमाग के न्यूरॉन्स भाषा को सोखने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। जब एक बच्चा अपनी माँ के चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव और आंखों के संपर्क के साथ भाषा सीखता है, तो वो सिर्फ शब्द नहीं, संवाद करना सीखता है। ऐप्स ये भावनात्मक और सामाजिक संदर्भ नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं दे सकते। क्या इन ऐप्स के कुछ नुकसान भी बताए गए हैं? क्योंकि कई बार लगता है कि चलो बच्चा कुछ सीख ही रहा है। हाँ, और नुकसान काफी गंभीर हो सकते हैं। पहला, ये बच्चे की अपनी पहली भाषा सीखने की प्राकृतिक प्रक्रिया में रुकावट डाल सकता है। दूसरा, ये बोलने और संवाद कौशल के विकास में देरी कर सकता है। अच्छा। और तीसरा, एक बहुत ही व्यावहारिक नुकसान है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। स्क्रीन पर लगातार अंगुलियां स्वाइप करने से अंगूठे और तर्जनी उंगली की पकड़ यानी पिंसर ग्रिप के विकास में बाधा आ सकती है। क्या मतलब जो पिंसर ग्रिप पेंसिल पकड़ने या बटन लगाने के लिए जरूरी है, वही कमजोर हो सकती है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जी, हम सोचते हैं कि हम उन्हें तकनीक सिखा रहे हैं, पर असल में लिखने जैसी बुनियादी चीज की नींव कमजोर कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंटरनेट और ऐप्स बच्चों के लिए पूरी तरह से खराब है, या उनका किसी सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? सलाह पूरी तरह पाबंदी की नहीं, बल्कि सावधानी और सही समय की है। गाइडलाइंस कहती हैं कि बच्चों को 3-4 साल का होने से पहले सीखने वाले ऐप्स या डिवाइस नहीं देने चाहिए। 3-4 साल से पहले नहीं? जी, और वो भी तब जब उनके सामाजिक और संवाद कौशल ठीक से विकसित हो चुके हों। इसकी एक बड़ी वजह है कि 3 साल से कम उम्र के बच्चे जो कुछ स्क्रीन पर देखते हैं उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वे वीडियो में ब्लॉक्स से टावर बनाना देख सकते हैं, लेकिन असल में उन ब्लॉक्स को हाथ में लेकर टावर नहीं बना पाते। तो बड़े बच्चों के लिए क्या सुझाव है? मान लीजिए 3 से 5 साल के बच्चों के लिए। उनके लिए स्क्रीन टाइम दिन में 1 घंटे से कम होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात ये, हमेशा माता पिता की निगरानी में हो। इसे को-व्यूइंग कहते हैं। को-व्यूइंग? हाँ, आप बच्चे के साथ बैठकर देखें और जो वो देख रहा है उसके बारे में उससे बात करें। देखो, उस कार्टून ने कितनी अच्छी बात कही। इससे स्क्रीन टाइम एक सक्रिय और संवादात्मक अनुभव बन जाता है। और एक खास सलाह उन माता पिता के लिए जो घर से काम करते हैं। हाँ, ये सुनिश्चित करें कि टीवी या लैपटॉप की आवाज बैकग्राउंड में लगातार ना चलती रहे। वो शोर, भले ही बच्चा सीधे स्क्रीन को ना देख रहा हो, उसके ध्यान और सीखने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा डालता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो सार यही लगता है कि शुरुआती बचपन में बच्चे का विकास असल दुनिया के अनुभवों पर टिका है। बिल्कुल। चाहे वो गोद में बैठकर कहानी सुनना हो, भाई बहन के साथ झगड़ना हो, या पार्क में मिट्टी में खेलना हो। डिजिटल दुनिया एक साधन हो सकती है, लेकिन बहुत सारी शर्तों और सावधानियों के साथ। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी बातें, पढ़ना, बात करना, खेलना, यहाँ तक कि असहमति को सुलझाना, ये अलग अलग काम नहीं है, बल्कि ये सभी एक ही इमारत के पत्थर हैं जो बच्चे के दिमाग और उसकी भावनात्मक नींव को मजबूत बनाते हैं। इन सब में सबसे कीमती चीज है देखभाल करने वालों का सक्रिय और ध्यानपूर्वक जुड़ाव।
मतलब महंगे खिलौने या फैंसी एप्स नहीं। नहीं, उन्हें हमारा समय और हमारे ध्यान चाहिए। जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये दिशा निर्देश इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या करना है, जैसे पढ़ना, खेलना, बात करना। जी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये सब कैसे किया जाता है? क्या बच्चे के साथ बिताए गए समय की गुणवत्ता उसकी मात्रा से ज्यादा मायने रखती है? खासकर आज के दौर में जब माता-पिता काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना रहे हैं। बहुत गहरा सवाल है। क्या 15 मिनट का बिना भटकाव वाला खेल उस 1 घंटे से बेहतर है जो फोन हाथ में लेकर बच्चे के पास बैठे रहने में बिताया गया? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।